अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ अस्सलाम रही है आवाज़। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार वालेकुम अस्सलाम। ज़्यादातर इन्वायरमेंटलिस्ट ही है ना हमारे पास तो इसमें। सर। वालेकुम अस्सलाम। शरीर का हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, डिस्कस किया था हमने, कौन सा था? हाउ टू डेवलप न्यू एनवायरनमेंट। नोमान अहमद खान। अच्छा, एक स्टूडेंट मेरे ख्याल में खटक, क्या नाम है उसका? अम एहसान खटक है शायद वो। सन अच्छा, आप लोग इसको कुछ देख रहे हैं? ईएमएस को मैंने वीडियोस और भी अपलोड किए हैं। उस वीडियोस में अगर कोई सर वो लेक्चर्स पब्लिक नहीं हुए हुए। पब्लिक नहीं हुए हुए? जी, प्राइवेट है वो दोनों जो आपने नया इंस्टॉल। सेफ्टी के जो 3 आपने ना सर। नहीं, उसके बाद मैंने और भी अपलोड किए हैं, 2 मेजरिंग परफॉर्मेंस वाले। जी सर, वो पब्लिक नहीं है। मैं देखता हूँ, पब्लिक करता हूँ उनको। जी सर। सर कोई समझ नहीं आ रही, क्या सिलेबस है, क्या है क्या नहीं है, ये सब बस ऐसे ही चल रहा है। सिलेबस मैं शेयर कर दूंगा। भाई, अब तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? उसमें क्या समझ नहीं आ रहा? उसमें आपको मैंने पीडीसीए साइकिल पढ़ाई है। नहीं सर वो तो आसान है, जिस तरह मतलब कोई कोर्स कंटेंट्स का जाए, टॉपिक्स कौन कौन से कॉन्टेक्ट शामिल में हैं वीडियोस। कॉन्टेक्ट में डाल दूँ, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कंटेंट्स में डाल दूंगा। कंटेंट्स वही है ईएमएस वाले जो हमने डिस्कस किए थे। ये मैं पब्लिक कर रहा हूँ। ये इसने ड्राफ्ट किया है, और ये ड्राफ्ट कैसे पब्लिक होगा? अच्छा, मैंने जो अभी के 2 लेक्चर्स डाले ना, वो देख लीजिएगा उसका, क्योंकि वो मैंने घर पे लगाया है बोर्ड ना, वाइट बोर्ड जो है। मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो वो घर पे लगाया है, तो वो थोड़ा सा लाइट कभी तेज होती है उसके अंदर। सही सर, कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। आप डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे। पब्लिक कर दिया मैंने, ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा मेजरिंग परफॉर्मेंस का। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी। जी सर। ये स्टूडेंट बहुत कम आ रहे हैं। होंगे सर, आगे पीछे आ जाएंगे 5-10 मिनट में। अच्छा, सर एक चीज पूछनी थी। बोले। ये एलएमएस के ऊपर फाइल कैसे अपलोड करेंगे हम? एलएमएस के ऊपर फाइल कैसे अपलोड? यूआरएल, मतलब वो नहीं, यूआरएल तो नहीं होगा आपका, उसमें ऑप्शन है ना फाइल का। सर वो आप अगर फोरम ओपन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। आपने फोरम ही नहीं ओपन किया हुआ, डिस्कशन फोरम होता है, उस पे जाके फिर हम लोग। अच्छा, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी यूनाइटेड स्टेट्स सीपीए की। सर
नजर आ रही? स्क्रीन शेयर किया है, नहीं नजर आ रही? आ रही है सर, आ रही है आ रही है। ईएमएस यहीं से ले लेते हैं हम, ठीक है? सर। इसका लिंक तो शेयर कर दीजिएगा। अच्छा मैं लिंक शेयर कर दूंगा, सिंपल है। ईपीए डॉट, ये ऊपर लिखा हुआ है EPA.government ठीक हो गया। /EMS, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। इसमें से EMS के नोट्स भी मिल जाएंगे, ये हो जाएगा। और जो मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ाया वो देख लीजिएगा। इसके साथ में आपको जो है वो आउटलाइन शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह आज बना के। जो जो नोट्स होंगे मेरे पास वो भेज दूंगा। ISO 14000 का जो मेरे पास स्टैंडर्ड पड़ा है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, वो भी शेयर कर दूंगा। अच्छा आप लोगों ने अब एक काम करना है, जी सर। इन दिस सेशन, यानी इस सेशन के अंदर आई हैव नो प्रेजेंटेशन, आई हैव नो क्विज़ेस। तो प्रेजेंटेशन क्योंकि वो 30 मार्क्स जो है वो कोई। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज़? जी सर, अब आ रही है, अब आ रही है। अपनी थोड़ी सी कम करो आवाज़। अब आ रही है एहसन? अच्छा जी, अब मैं आपसे वो जो बता रहा हूँ ना वो थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14000 के हवाले से अगर आपसे कहा जाए कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें और मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करें, तो क्या ये काम आप लोग कर सकते हैं? सर दोबारा दोबारा रिपीट कैसे? कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जी आपसे कहा जाए कि एक इंडस्ट्री के अंदर EMS इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ एंड यू आर हायर्ड एज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, आपको हायर किया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपकी ये सैलरी है 100,000 आपकी सैलरी है या जितनी भी है, आप क्या बात। you are management representative and you are going to apply or implement environmental management system in an organization where there is no environmental management plan, या कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे, तो आपने उसको न्यूली डेवलप करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो XYZ, वो कोई प्रोसेस इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो कि हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप कर सकते हैं मेरे ख्याल में, सिंपल है, आपको आना चाहिए। जी सर, इंशाल्लाह करेंगे। आवाज़ हल्की है, ऐसा अपनी थोड़ी सी आवाज़, हाँ उसमें आप कर सकते हैं मेरे ख्याल में। सारे जो है वो प्रोफेशनल ही है तकरीबन। माम और नोमान आपने MSc में किया था, याद है मुझे अच्छी तरह, BS के अंदर। जी किया था सर। किसका किया था? उर्दू यूनिवर्सिटी का किया था? जी जी किया था मैंने नहीं किया था सर वो। हैं? सर, वो मैंने नहीं किया था, वो जिसने भी किया था तुमान ने नहीं किया था। वो बहुत अच्छा बनाया था आप लोगों ने। तो वो डॉक्यूमेंट भी आप अगर है तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं LMS पे डाल दूंगा, वो एज अ स्टैंडर्ड हो जाएगा। शहरियार आपका ठीक है तो सर। आपका काम यही इसी पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान या सिस्टम्स पे। सर जो बोलेंगे वो मिल जाएगा। हाँ तो वो तो आपके लिए तो इजी होगा। शहरियार हो गया। तनवीर तुम्हारा क्या, तुम बना सकते हो तनवीर? यस सर, हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए रजबी का तो ऑलरेडी डेवलप है, आपसे कहा जाए रजबी का उठा के जो है वो किसी और टेक्सटाइल सेक्टर पे, पर क्या रजबी डाएंगे? आपसे कहा जा रहा है किसका बनाए? स्पिनिंग का कर दें या स्पिनिंग का कर दें या कट्टू पैक का कर दें? कट टू पैक कर दें। कट्टू पैक का कर दें, तो आप क्या उसका यस सर, वो हायरार्की वही सेम रहेगी बट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे सर, और उसके जो है ना इन्वायरमेंटल इंपैक्ट एस्पेक्ट वो थोड़ा वो चेंज हो गुड जाएंगे। गुड। इसमें फर्क क्या होगा देखें, तो पॉलिसी तो वही रहेगी, पॉलिसी तो सब में एक आएगी। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली वही। पॉलिसी का मैं एक शेयर कर देता हूँ, शायद मैंने आपको दिखाया होगा। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। ये मैं कैसे इसको करूँ, मेरे पास तो स्क्रीन ही शो नहीं हो रही। ये नजर आ रहा है आपको? नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, यस सर। NRL सर का मेरा क्लाइंट है सर। आपका क्लाइंट है, गुड। तो ये नीचे लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा होगा। इट इज ISO 9001, 14000, OSAS 18001 सर्टिफाइड कंपनी। तो इससे क्या मुराद है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट IMS। सिस्टम। जी IMS पे काम कर रहा है। IMS के मैं कुछ लेक्चर्स अपलोड करूंगा। हियर इज द पॉलिसी स्टेटमेंट। अगर मैं इसको उठाऊं, ये डाउनलोड हो नहीं रहा मुझसे।
सेव इमेज कर लें सर। सेव सर मैं दे दूंगा। सेव इमेज एज EHS3 पॉलिसी कर दिया मैंने, और इसको मैं अगर इसको बड़ा कर लें। अच्छा मैं शेयर कर रहा हूँ ये पॉलिसी स्टेटमेंट नजर आई है आप सबको? यस सर। पॉलिसी स्टेटमेंट ये अब नजर आ रही है? ब्लर है थोड़ी सी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर जी लीजिएगा। सर। तो आपने इसी तरह जो है नंबर 1 पॉलिसी स्टेटमेंट बनानी है। मैंने आपको वही PDCA साइकिल के अंदर पॉपी मार के अंदर पॉलिसी पहले होगी। सो पॉलिसी इज द कमिटमेंट। देखिए वही बात जो मैंने आपको बताया था, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड इज कमिटेड, आपको कमिटमेंट शो करवानी है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, 3 चीजें, क्वालिटी, एनवायरनमेंट एंड पूरा आपके पास OHSC प्लान आ गया। OHSCQ या HSCQ जिसको आप कह सकते हैं, QHSC भी कह सकते हैं, बाद जगह HSCQ होता है, बाद जगह EHSQ होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। नॉर्मली मैंने जो पढ़ा था, मुझे जो अच्छी तरह याद है, कनाडा के अंदर, कनाडा अमेरिका जो है वो नॉर्मली EHS रखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इस वजह से आपको जो मल्टीनेशनल कंपनी बाहर की मिलेंगी, खासतौर पे जो अमेरिकन कंपनी होगी, कैनेडियन कंपनी होगी, उधर आपको EHS डिपार्टमेंट मिलेंगे, लाइक फाइजर कंपनी है। सर उसकी वजह ये वो एनवायरनमेंट को पहले रखते हैं। हाँ, वो एनवायरनमेंट को पहले रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। आपको जो अमेरिकन कंपनीज हैं, ब्रिटिश कंपनीज हैं, तो वो एनवायरनमेंट को पहले रखते हैं। जो प्रायोरिटी पे होता है वो EHS डिपार्टमेंट होता है। मैं खुद विजिट किया था, MSc में करके फारिग हुआ 2008 के अंदर। तो हमारी जो मैडम उम्मे हानी है कराची यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहा उसामा जाके जॉब कर लो फाइजर कंपनी में। उस वक्त मुझे HSC डिपार्टमेंट कुछ नहीं पता था। तो बहरहाल मैं वहाँ पे फाइजर कंपनी में गया, तो वहाँ EHS डिपार्टमेंट लिखा हुआ था। तो पहली दफ़ा मुझे पता चला कि फार्मा में भी हमारी जॉब्स हैं आफ्टर द स्टार्ट ऑफ क्या कहते हैं माई कैरियर। तो बहरहाल बाज़ जगह EHS होता है, बाज़ जगह HSC होता है। HSC हमारे यहाँ चलता है, जैसे दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, और ये एशियन कंट्रीज, यहाँ HSC चलता है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहरहाल पॉलिसी, तो आपने पॉलिसी के अंदर कमिटमेंट शो करानी है। आवाज़ आ रही है आप सबको ना? पॉलिसी के अंदर कमिटमेंट शो करानी है, और ये आपको सबसे पहले पॉलिसी स्टेटमेंट बनती है। ये तनवीर मुझे बताओ, पॉलिसी स्टेटमेंट को और किसे कहते हैं? पॉलिसी स्टेटमेंट, सॉरी सर, स्टेटमेंट, इस पॉलिसी स्टेटमेंट को और क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में? सर वो निबोश किया हुआ है? स्टेटमेंट को नहीं सर, नहीं किया हुआ। ये एहसान खटक, एहसन, व्हाट इज पॉलिसी स्टेटमेंट? इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि दिस में बी कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ओके। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी होती है। इंटेंट मतलब इरादा। सर ये उसका एक सर ये पॉलिसी जब हम बनाते तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। ऐसा आवाज हल्की करो, ऐसा आवाज हल्की करो, थोड़ी सी आवाज हल्की, बहुत ज्यादा तेज है। हाँ जी, आप बोले। ऐसा सर मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब से आ रहा था, मैं आधे रास्ते में रुका हूँ क्लास में। बच्चों की आवाज है, मेरी तरफ सुन रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। चलो ठीक है, आप सुन लो। तो पॉलिसी स्टेटमेंट जो है हमारी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कहलाती है। जो हमारा निबोश का जो पहला चैप्टर है ना, उसके अंदर जो पॉलिसी यानी पॉपी मार में जो पी है, पॉलिसी है, पॉलिसी द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। मैंने शायद लेक्चर्स के अंदर बताया हो। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 अरेंजमेंट सेक्शन। 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये तीनों मिलके जो है डिटेल पॉलिसी बनाते हैं। मैंने इतनी सारी डिटेल में नहीं पढ़ा है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होती है। तो पॉलिसी स्टेटमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, फर्स्ट क्या NRL है, ये आपको NRL नजर आ रहा होगा। तो NRL अपनी स्पीकर बंद, माइक बंद कर लो। अच्छा, पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर जो है हम कमिटमेंट शो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड, ठीक है। NRL इज कमिटेड, मतलब टॉप मैनेजमेंट जो है वो कमिटमेंट शो करी। तो कोई भी आप पॉलिसी स्टेटमेंट बनाएंगे उसके अंदर कमिटमेंट दिखाएंगे, यानी टॉप मैनेजमेंट से आपने कमिटमेंट लेनी है।
टू द जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी है, क्वालिटी है, जो जो उसने फॉलो किए हैं। फिर इसमें इन्होंने अलग अलग इसको डिस्क्राइब किया और फाइनली वही वही बात, ये देखें डेट दी हुई है और ये रिवाइज डेट है, REV लिखा हुआ है इसमें, यानी दिस पॉलिसी स्टेटमेंट इज रिवाइज्ड इन 2008 और 2008 के बाद ये रिवाइज नहीं हुई। शहरियार क्या ख्याल है, इसमें ड्रॉबैक है? बिल्कुल है सर। क्यों? सर सिर्फ QHSE पॉलिसी के अंदर सिर्फ आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट ही नहीं आता, इसके साथ साथ कुछ CSR एक्टिविटीज भी आती हैं जो इनके पास मेंशन नहीं है। ठीक है, वो नहीं है, स्टेटमेंट के अंदर हो सकता है हम वो ना डालें, लेकिन एक आपको ड्रॉबैक नजर आ रहा होगा, ये अप्रैल 2008 सर इसका ड्रॉबैक ये है कि हर साल बाद जो है ना इसको रीचेक करना होता है। इसको रिव्यू करना होता है, रीचेक नहीं कहते उसको, हम कहते हैं रिव्यू। जो पॉप मार है ना, पॉप मार पॉलिसी ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑडिट एंड रिव्यू। तो रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट रिव्यूड होनी चाहिए, इट मस्ट बी लेटेस्ट। तो 2000, इसका मतलब ये है कि NRL में 2008 के बाद रिव्यू ही नहीं किया। तो शहरियार आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि इट मस्ट बी रिव्यूड, आप इसको रिव्यू करें। और ये इन्होंने जो पहला देखे ना NRL पॉलिसी POL, इन्होंने रेफरेंस नंबर दिया हुआ है NRL, मैं इसको बड़ा करता हूँ अगर शायद आपको नजर आ जाए, ये नजर आ रहा है आपको लास्ट में? यस सर, इन्होंने NRL POL 001, हाँ ये पॉलिसी 001 मतलब एक ही इन्होंने बनाई और उसको अभी तक इन्होंने रिवाइज शायद तीसरी कोई रिवीजन सर ये पोर्टल पे अपडेट नहीं किया होगा, वैसे रिवीजन होती है MRM ये वगैरह। देखो ये पोर्टल पे अपडेट क्यों नहीं किया, आपको पता है? मैं अभी एक इंडस्ट्री जो है ना उसकी मैंने सीपा के अंदर एक EMP जमा कराया, उसके बाद जो है वहाँ पे क्योंकि वो पोर्टल पे अपडेटेड नहीं था, वो प्रोजेक्ट हमारे गले आ गया। शहरियार जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। जी जी सर। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा कंपनी अपडेट नहीं करती, वो इतनी पुरानी पॉलिसी, अगर वो देखो हम तो पॉलिसी मस्ट बी डिलीवर्ड, पॉलिसी तो आपने डिलीवर करनी है, और अगर आपने रिव्यूड पॉलिसी नहीं लगाई हुई तो ये एक ड्रॉबैक है। तो ये एक ड्रॉबैक मुझे जो है NRL की पॉलिसी के अंदर मिला है। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट, सबसे पहले हम पॉलिसी स्टेटमेंट बनाएंगे। ये सारे सुन रहे हैं, नयरीन, माहम और जो क्या नाम है इसका, नोमान, सबको आवाज आ रही है मेरी? हसान? जी आ रही है सर आ सर। रही है आवाज। जी सर आ रही है। जी ठीक सर है, आ रही है। अब आपने सर करना एक चीज, जी बोले सर एक जो है ना वो कम्युनिकेशन का क्लॉज भी है इसमें स्टैंडर्ड में, मुझे, जो इसमें मैंने आप पढ़ा अभी नहीं बात इसको। कह रहे। जी जी बोले। सर जो आप बात कह रहे थे ना कि पॉलिसी मस्ट बी कम्युनिकेटेड, तो यूजुअली होता है यही है कि वो एक मीडियम में आपकी वेबसाइट अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को जी कम्युनिकेट करने के लिए जी आपकी जी पॉलिसी, तो जी उस पे अपडेट होना चाहिए। अपडेट होना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी उठा, देखिए मैं जी सर। आई एम नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद NRL, लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो देखेगा यार इन्होंने रिवाइज 2008 की लगाई हुई है और अब 2021 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब 12 साल हो गए इन्होंने अपडेट ही नहीं किया, इतने सोए हुए हैं। तो इसको ठीक कराना है। पॉलिसी स्टेटमेंट हो गई। इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। एक मुझे सबसे अच्छा जो लगा हुआ था वो एजिलिटी का लगा था। मैं एजिलिटी का अगर खोल सकूंगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। एजिलिटी का पॉलिसी स्टेटमेंट, वो अपनी पूरी जो EMS है, मतलब जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का जो पूरा प्लान है, वो रिपोर्ट वो पब्लिश कर देते हैं कि हमारे यहाँ कितनी इंजरीज हुई हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, हम क्या कितनी एमिशन कर रहे हैं, और तीसरा वो क्वालिटी के हवाले से पब्लिश करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ होता है, इन्वायरमेंट हमारा इन्वायरमेंट की तरफ होता है, कंप्लायंस की तरफ होता है, और हेल्थ एंड सेफ्टी हमारा जो है वो रिस्क असेसमेंट की तरफ होता है। तो ये बहरहाल ये मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। तो पॉलिसी स्टेटमेंट सर बनवानी ये है। भी जी जी बोले। सर ये भी पब्लिश करते हैं पूरी अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनी अच्छा हुई। करते हैं, ये ऑनलाइन होती है? हाँ ऑनलाइन में है, वेबसाइट में अच्छा मौजूद है। मैं देखता हूँ। अच्छा मैं दोबारा इस पे आ रहा हूँ, NRL की वेबसाइट पे आ रहा हूँ। तो ये इन्होंने पूरा HSC का अपना देखें, होम पे आए पॉलिसीज और फिर HSC। ठीक है, तो पॉलिसीज के अंदर आपको नंबर ऑफ पॉलिसीज मिलेंगी, HSC पॉलिसी मिलेगी। हाँ ये आप जो कह रहे हो रिपोर्ट, जी सर। जी ठीक है, रिपोर्ट पड़ी होगी। अच्छा फिर आपने इसी तरह सबसे पहले तो आपने पॉलिसी डेवलप करवानी है। दूसरे नंबर पे जो है आप पॉलिसी ऑर्गेनाइजिंग फेज जो आएगा उसके अंदर आप जो है वो एक ऑर्गेनोग्राम बनाएंगे कंपनी का, छोटा सा जो भी होता है ऑर्गेनोग्राम बनेगा। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है
तो उसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि एक एजुकेशनल हमदर्द यूनिवर्सिटी, एनईडी है, कराची यूनिवर्सिटी, कोई भी है, वो ईएमएस इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपनी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसका प्लान क्या होगा? उसका प्लान अल्टीमेटली होगा कि सबसे पॉलिसी बनेगी, और पॉलिसी को कौन साइन करेगा? पॉलिसी ऑलवेज साइन बाय हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये पढ़ा था ना आपने? जी सर। तो ये पूरा प्रोसेस वैसे ही होगा ना जैसे एनर्जी में किया था हमने? जैसे एनर्जी में किया था, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स तब्दील होंगे यहाँ पे। सर जाहिर है वो एनर्जी से रिलेटेड सारी चीजें थी, यहाँ पे एनवायरनमेंट से यहाँ से रिलेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और आपसे कहा जाए तो इंटीग्रेटेड बनाए तो इंटीग्रेटेड बना लीजिएगा, लेकिन फोकस आपका एनवायरनमेंट हो, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज ईएमएस। फिर आपने पॉलिसी बना ली, फिर आपने ऑर्गेनोग्राम बना लिया। अच्छा, फर्क कहाँ है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और इसमें? फर्क कहाँ आएगा? प्लानिंग फेज के अंदर आएगा। कहाँ फर्क आएगा? कोई बता सकता है? ये मुझे ये बताएं, क्या नाम है, अमजद? टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव जो सेट करेंगे उसमें फर्क है। क्या सर ऑब्जेक्टिव मेजर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, क्योंकि क्या हमारा फर्क होगा? नेचर ही चेंज हो गया स्टैंडर्ड का। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ ना कि फॉर हम लोग जो है ना, हम लोग अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि हम लोग इसमें क्या टारगेट सेट करोगे? जब 350 का स्कोर मारना है इंडिया के खिलाफ, ये टारगेट सेट करना है? नहीं सर, ऐसा नहीं एनर्जी है। सेविंग से ऊपर जाएगा ना। अरे नहीं, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज एनर्जी से होंगी, इससे ताल्लुक नहीं होगा। रिन्यूएबल एनर्जी होंगी। इसमें एनर्जी से ताल्लुक नहीं होगा। मैं फर्क पूछ रहा हूँ आपसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिस्पेक्ट को रिड्यूस करेंगे हम लोग, सेफ्टी के कल्चर को प्रमोट करेंगे और सेफ्टी आ गया एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छे। सॉरी सर, वो इन्वायरमेंट की बात कर रहा था मैं। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली सर, वो आपने आपको पता है के इलेक्ट्रिक में सेफ्टी का डिपार्टमेंट अलग है, उसका मैनेजर अलग बैठता है। एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, उसका मैनेजर अलग बैठता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पांच जगह बिल्कुल सेपरेट है। और इन्वायरमेंट में जब आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपका टारगेट होता है एस्पेक्ट्स, इम्पैक्ट्स एंड देयर मिटिगेशंस। एस्पेक्ट्स, इम्पैक्ट्स एंड देयर पढ़ाया मैंने आपको, अलग है। सर मिटिगेशन। मिटिगेशन, गुड। प्लानिंग चेंज कहाँ आएगा? देखो, पॉलिसी स्टेटमेंट एक हो सकता है एक जैसी हो, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वर्डिंग्स के अंदर चेंज आएगा, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तब्दीली आ जाएगी। पॉलिसी स्टेटमेंट एक है, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को साइन कर रहा है। फिर आप जब उसके ऑर्गेनाइजिंग फेज पे गए तो ऑर्गेनोग्राम बन रहा है, यानी टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टर होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसके नीचे जो है वो सीईओ होगा, फिर उसके नीचे जो है सीनियर मैनेजर्स होंगे, फिर उसके नीचे जो है वो पूरी हायरार्की होगी। अच्छा, यहाँ तक तो सेम चल रहा है। फिर आगे जाके जो तब्दीली आएगी, दैट इज तब्दीली आपकी आ रही है 2018 के बाद। तब्दीली 2018 के बाद में भी तब्दीली आएगी है, 2018 के बाद तब्दीली आई है ना सर, अरेंजमेंट में तब्दीली आएगी आपके सेक्शन। अरे हमारी तब्दीली कहाँ आएगी? चेंज जो आएगा, यानी हमारे रूट कहाँ तब्दील सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर, जी सर, आ रही है। अच्छा, देखें फर्क क्या है। सेफ्टी, ये बात जहन में रखिएगा कि एनवायरनमेंट और सेफ्टी दो अलग अलग रूट हैं। ठीक हो गया सर? ठीक है ना? आप दोनों के एक्ट भी अलग हैं सर। दोनों के एक्ट्स भी अलग हैं, दोनों की कंप्लायंसेस भी अलग हैं। सेफ्टी में आपको टारगेट आपका ह्यूमन इंसान होता है। समझ में आई? जो हेल्थ एंड सेफ्टी है, पोशाक या हेल्थ एंड सेफ्टी कुछ भी है, मैं खुद निबोश आयुष की ट्रेनिंग कराता हूँ, तो सेफ्टी इज अ क्वाइट डिफरेंट, बहुत अलग है वो फील्ड। उसमें आपका टारगेट इंसान है, ह्यूमन है, यानी वर्क प्लेस पे आपने ह्यूमन को कैसे बचाना है। तो उसमें आपका इन्वायरमेंट नहीं आता। इन्वायरमेंट क्या है? आपने अपने इन्वायरमेंट, एयर वाटर लैंड को कैसे बचाना है, दैट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें ह्यूमन नहीं आएगा, इंसान इज सर। एक यूनिवर्सिटी थोड़ी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगी, जाहिर सी बात है, हमने वो स्टूडेंट्स और टीचर्स को जो है ना उसकी सेफ्टी रखनी है। नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? हमने यूनिवर्सिटी का बनाया ईएमएस, यूनिवर्सिटी बिल्कुल करती है। आप जो रोजाना आपके जो स्टाफ आ रहा है, जो वर्क, आप फर्ज किया, मैं हमने उर्दू यूनिवर्सिटी का बनाया था, नुमान और महाम बनाया था ना आप लोगों ने, दोनों ने? जी बनाया था सर। क्या था उसके अंदर? भूल गए सब? सर उससे देखिए, ट्रैफिक से हमारा एयर पोल्यूशन, जनरेटर से एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है लोगों से। देखिए बात यही है, मैं आपको फर्क बता दूं कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी क्या मतलब भाई? यूनिवर्सिटी के अंदर रोजाना 7,000 पर्सन विजिट करते हैं, स्टूडेंट भी है,
टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। फर्स्ट किया एक यूनिवर्सिटी के अंदर 7000 पर्सन आ रहे हैं। अब किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी को गाड़ी ना टकराए, किसी को हिट ना कर जाए, कोई चोट खा के गिर ना जाए, किसी का सर ना फट जाए, कोई स्लिप ना हो जाए, स्लिप एंड ट्रिप्स नहीं है, फॉल तो नहीं है, कोई चीज ऊपर से तो नहीं गिरेगी, हेल्थ एंड सेफ्टी है। हम इन्वायरमेंट की जब बात करेंगे तो इन्वायरमेंट से मुराद क्या है कि 7000 स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी का विजिट कर रहे हैं तो दे आर प्रोड्यूसिंग देयर एक्सक्रीटा, ठीक है, वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? उसका ताल्लुक सेफ्टी से नहीं है। अब वो आप स्टूडेंट जा रहे हैं सैनिटेशन के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर स्टूडेंट जो है वो रोजाना 7 से 8 लीटर पानी कंज्यूम कर रहा है एज एक्सक्रीटा वॉशरूम में जाके, ठीक है। जो वो एक्सक्रीटा निकाल रहे हैं उस सैनिटेशन पर्पज के लिए जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो आपका वेस्ट वाटर है। अब उसका ताल्लुक सेफ्टी से नहीं है आपके, उसका ताल्लुक आपकी कंप्लाइंस से। और वो सेवरेज शरियार आप रोजाना माशाल्लाह रिपोर्टें बनाते हैं, सेवरेज है तो सेवरेज के रूल्स हैं, रेगुलेशन है पूरी, बिल्कुल तो सेफ्टी में नहीं आएगा, ठीक है। तो सेफ्टी हाँ इंटीग्रेटेड है, साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें मैं एक लेक्चर भी शेयर करूंगा आप लोगों से। अच्छा, जहां तक बात आ गई 9001 की, 9001 क्या होता है ये कौन बताएगा? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना सिस्टम। इसमें टारगेट क्या होता है हमारा? देखिए सर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। गुड, जबरदस्त, आसान हो रही है सर, कागज बहुत है इसमें। हैं? क्या कह रहे हैं? 10 बजे वाली कागज होगी। आसान हो रही है? अच्छा सुने, मैं कह रहा हूँ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा टारगेट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। प्लानिंग फेज में हमारा टारगेट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मेरी इस प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, बस। दिस इज माय क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, मेरी इस प्रोडक्ट बनने के दौरान क्या क्या एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुई, एयर एमिशन हुई, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ, वेस्ट वाटर जनरेट हुआ, वो सारी चीजें आपने बतानी है। ये आपका इफेक्ट मिटिगेशन, ये आ गया एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में। हेल्थ एंड सेफ्टी की बात होगी तो इस प्रोडक्ट के बनने में फर्ज किया 300 एम्प्लॉइज है, 500 एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। किसी का हाथ तो नहीं टूट रहा, कोई ऊपर स्लिप तो नहीं हो रहा, किसी का जो है फॉल फ्रॉम हाइट तो नहीं है, किसी का सर तो नहीं फट रहा, कोई जो है किसी का हाथ तो नहीं कट रहा। ये सारी चीजें जो है आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आएगी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्थ सेफ्टी ISO 9001 एंड आपका जो है OSAS 18001। तो यहाँ पे शायद अगर ये खुल जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, अल्लाह करे बड़ी हो जाए। देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादातर इसका दिया हुआ है, कोई अच्छी सी पॉलिसी अगर मिल जाए, कोई अच्छी सी अगर पॉलिसी मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। पॉलिसी स्टेटमेंट डेवलप करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है और फिर उसकी प्लानिंग फेज तक जाना है। मतलब आपने पॉलिसी स्टेटमेंट बना ली, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से उसको साइन करा लिया, फिर उसके बाद जो है आपने उसका ऑर्गेनोग्राम बनाया, ठीक है। ऑर्गेनोग्राम बनाने के बाद आपने उसको असाइन कर दिया, किसी को ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी। फिर असाइनमेंट करने के बाद जब सेकंड फेज पे चले गए, अच्छा कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये बताएंगे आप, ठीक है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ऑर्गेनोग्राम में शरियार नॉर्मली यही बनाते हैं ना, हम लोग ये बनाते हैं ना। बिल्कुल सर, फिर थर्ड बिल्कुल नंबर पे आता है सर, सबसे पहले ऑर्गेनोग्राम ही सेट होता है। हाँ, सबसे पहले ऑर्गेनोग्राम सेट होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन इसको लीड करेगा। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे जो है वो हमारा प्लानिंग फेज आता है। प्लानिंग यानी पॉप पे प्लानिंग फेज आएगा। प्लानिंग में हम क्या करेंगे, हमारा वही सेटिंग ऑफ द टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे जो है वो जो एरिया है वो है एस्पेक्ट, इम्पैक्ट एंड देयर मिटिगेशन। आप एस्पेक्ट उठाएंगे, फर्ज किया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, आपने उसका एस्पेक्ट उठाया, सॉलिड वेस्ट किस शक्ल में जनरेट हो रहा है, वेस्ट वाटर किस शक्ल के अंदर है। तो प्रोसेस इंडस्ट्री है उसका आपको जो है एस्पेक्ट डिफरेंट मिलेंगे। इसी तरह फिर आप आगे जाएंगे तो आप जो है वो
अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करेंगे तो उसमें हीरा होगा। हीरा पढ़ा है ना, हीरा? यस सर, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। एक दफा बता दें सर। हीरा मींस हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। जी जी, ये हम करेंगे ओसास के अंदर, के अंदर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो है वो क्वालिटी वाले पे तो जा नहीं रहे, उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको छोड़ दो। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, इम्पैक्ट और मिटिगेशन लेंगे। उसके बाद उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखेंगे, यानी लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर कोई है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो हमारे यहाँ जो EMPs बनती हैं उसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स चलती हैं। ये स्मार्ट रूल है या NEQS है या SEQS है, उसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फिर प्रायोरिटी पैरामीटर्स तो कुछ नहीं आ रहे। प्रायोरिटी पैरामीटर्स आप लोगों को पता होंगे। तनवीर, क्या होते हैं प्रायोरिटी पैरामीटर्स? सॉरी सर, प्रायोरिटी पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट रूल। हमारे वो सर इसमें आ जाएगा ना, अगर हम लोग EMS की बात कर रहे हैं जैसे, तो उसमें आ जाएगा हमारा एयर है, लैंड है, सॉलिड वेस्ट है, फ्लोरा एंड फाना है, ह्यूमन इंटरेक्शन है। शहरियार प्रायोरिटी पैरामीटर्स, हाँ Sir, that should be prioritized for each and every specific industries. मतलब हर एक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली वो प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि ये पैरामीटर्स उस इंडस्ट्री को क्वार्टरली या मंथली या बाय एनुअली सही उसको चेक इन। मतलब ये नहीं कि फर्ज किया ड्रिंकिंग वाटर के 32 पैरामीटर है तो हर इंडस्ट्री 32 के 32 पैरामीटर चेक कराएगी, ऐसा नहीं है। पैरामीटर्स आर स्पेसिफिक फॉर ईच इंडस्ट्री। प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग में क्या क्या, अच्छा फर्ज किया मैं, अगर मैं डाइंग यूनिट जिस तरह सर, जिस तरह कुछ फैक्ट्रीज हैं जिस तरह सर्टिफाइड हैं, हम लोग एनओसी लेते हैं, तो आपके पास रजवी है ना? रजवी सर, तो उसमें तो यस सर, रजवी तो उसमें सर यही तो होता है कि आपने जो है ना, जो सिन फैक्ट्री एक्ट या जो सीपा की रेगुलेशन है उसको आपने मीट करना है। उसके अंदर ये ऐसा थोड़ी होता है कि आप अपनी मर्जी से 28 का या 32 पैरामीटर या चेक करवा लें। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट रूल जो है, जब प्रायोरिटी पैरामीटर डिस्कस किए गए, आप जब टेस्टिंग कराते हैं वेस्ट वाटर की तो 6 से 7 पैरामीटर लेते हैं किसी भी डाइंग यूनिट का। 6 से 7 पैरामीटर। वेस्ट वाटर के 8 पैरामीटर्स लेते हैं हम लोग। 8 पैरामीटर्स, 8 पैरामीटर्स है सर। उसमें TDS आता है, उसमें THS आता है, उसमें TH आती है, TH है, हेवी मेटल्स के एक दो चीजें आ जाती हैं, और उसमें शायद लेड आता है या कुछ इस तरह आता है, ठीक है, लेड क्रोमियम, लेड क्रोमियम वगैरह, क्रोमियम कॉपर आता है सर। ये 6-7 पैरामीटर्स लेके आप उन्हीं को प्रायोरिटी पैरामीटर, ये आपका एस्पेक्ट है बेसिकली, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, उसी का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या हो तो उसकी मिटिगेशन क्या दे रहे हैं, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है सर, उसका एनवायरमेंटल। तो ये आपने ये बताना है, तो आइडेंटिफाई करने हैं आपने प्रायोरिटी पैरामीटर। पॉलिसी बना के ऑर्गेनोग्राम बनाया, फिर आप लीगल रिक्वायरमेंट्स पे आ गए। लीगल रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है, ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का स्पेसिफिक कौन सा प्रायोरिटी पैरामीटर है एनवायरमेंट को जाके डैमेज कर रहा होगा, और फिर उसकी मिटिगेशन वो आप मिटिगेशन देके इम्प्लीमेंटेशन फेज पे चले जाएंगे। फिर मैंने आपको मेजरिंग परफॉर्मेंस पढ़ाया लास्ट लेक्चर के अंदर, वो देख लीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मेन जो मैंने चीज डिस्कस करनी थी वो ये थी कि मेरे बहुत शोर आ रहा है, किसका आ रहा है पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, ठीक है, आप जरा इधर देखिएगा। ये तो व्हाट इज एन EMS, इसकी डेफिनेशन हो गई, कॉस्ट एंड बेनिफिट। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखने हैं, हो सकता है मैं पेपर में पूछूं। ये आपका पूरा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये तनवीर आप पूछ रहे थे ना कि सर वो समझ नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल सिस्टम क्या डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, EMS क्या होता है, फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको क्या कॉस्ट लगानी है, और आपको CBA जिसे कहते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, और ISO 14000 इसके हवाले से क्या कहता है। फिर हाउ टू डिवेलप एन EMS, आप कैसे डेवलप करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, वही पुरानी बातें चल रही है PDCA साइकिल। ठीक हो गया सर। प्लान फेज हमने पढ़ लिया था, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। डू फेज की तरफ आएंगे तो दिस इज आवर इम्प्लीमेंटेशन फेज, ठीक है, ये हमारा डू फेज आ गया। और ये बहुत सारी बातें हैं डू फेज के अंदर, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा कि लीगल रिक्वायरमेंट देखते हैं डू फेज के अंदर, वही एस्पेक्ट एंड रिलेटेड ऑपरेशनल एक्टिविटीज, वही एस्पेक्ट देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे। डिफाइन व्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, आप अपनी जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसके व्यूज लेंगे। इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन सी हो सकती है, रजबी के हवाले से बात करो तो व्हाट आर द इंटरेस्टेड पार्टी, तो क्लाइंट सर हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, हमारे सप्लायर्स, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स,
हमारे कस्टमर्स ये सारे सर हमारे ये जो है ना सारे ये हमारे, party- देखिए माल बाहर जा रहा है कंपनी का माल बाहर जा रहा है, तो वो इंटरेस्टेड पार्टी है जो आपसे माल खरीद रही है, ठीक है। जो प्रोपोनेंट है, जो मालिक है कंपनी का, वो पैसे दे रहा है, वो उससे पूरा डिपार्टमेंट खोला हुआ है, 45,000 45,000 जो है वो तनवीर को जा रहे हैं और HSE मैनेजर को 150 जा रहे हैं, तो ये पूरा डिपार्टमेंट खोला हुआ है, उस पर पैसा खर्च कर रहा है। तो इंटरनली वो CEO जो है या प्रोपोनेंट इटसेल्फ इंटरेस्टेड पार्टी। फिर इसी तरह और इंटरेस्टेड पार्टी, मेजर इंटरेस्टेड पार्टी हमारे यहाँ कौन सी है यार? सॉरी सर एक इंडस्ट्री EPA, गुड गुड EPA गुड। सबसे बड़ी सर वो तो हर जगह पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी इंटरेस्टेड पार्टी हमारी EPA सीपा, ठीक है, वो भी इंटरेस्टेड पार्टी है। फिर आप पॉलिसी, ये जो नेक्स्ट स्टेप 4 है, आपने प्लान फेज में कहा था कि हम इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाएंगे, यहाँ आप क्लिक करके देख लीजिएगा पॉलिसी आपने जनरेट करनी है। फिर उसके बाद क्या है, 5 स्टेप के अंदर वही बातें जो मैंने बताया था, MRM और JDs और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सॉरी बट अच्छा डिफरेंस क्या है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में? नजरीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हसन, सर मैं बताऊं? कौन? मोहम्मद अहमद सर। बताओ अहमद। सर इसमें ये होता है कि अगर किसी भी कंपनी का ये अगर आपकी उनकी ये प्लानिंग हो गई कि भाई हमारी ये चीज ऑपरेट करने के लिए ये रूल्स हैं उसके लिए, अब उनके लिए उस कंसर्न बंदा जो कि उसको ऑपरेट करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, उसमें बस ये दो डिफरेंट। ठीक है, तो सर ये उस तरह है जिस तरह हम लोग EMR इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव एक आपने है ना, एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, उसके अलावा भी तो और वो उसका रोल ये होगा कि वो अपने टीम जो नीचे उसके जो है ना नीचे लोग होंगे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें। मतलब ये सब की जो है ना, आपका डेजिग्नेशन रजबी इंडस्ट्री के अंदर क्या है तनवीर? मेरा सर कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर, तो आपके ऊपर कौन होगा? सर मेरे ऊपर जो है ना सीनियर एग्जीक्यूटिव है, देन डिप्टी मैनेजर मैनेजर है, देन मैनेजर है। ये क्या, ये आपका रोल है डिपार्टमेंट के अंदर, ये आपका रोल है शहरियार, आपका अपना एक रोल है। यू आर अ सीनियर कंसल्टेंट, यू आर कंसल्टेंट या यू आर ऑफिसर, जो भी है ये आपके रोल होते हैं। उस रोल के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि ठीक है जेडीज, मतलब ये कि आपको रोल दिया गया, फिर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कपड़ा उठा के कहा जाए कि भाई आप झाड़ू भी दो और यहाँ पे हाँ नहीं, कंपनियां करवाती तो है। ये सर बेसिकली जैसे हम अपनी रिपोर्ट्स में दे रहे होते हैं, कुछ मिटिगेशंस होती हैं या रिकमेंडेशंस होती हैं, उसके आगे हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखते हैं कि इलाके की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ रहा है। ये हमारे यानी पंजाब तो में ना, ये वहाँ पे शहरियार पंजाब में मैं आपको बताऊं, मैं पंजाब में जब मैं रिपोर्टें होती थी तो पंजाब में जो है वो हम छोटी मोटी जब एज अ कंसल्टेंट मैं थोड़ा बहुत लिखता था, तो उसमें वो मांगते हैं कि आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन किसको दे रहे हैं। यानी अगर आप पंजाब EPA के अंदर कोई रिपोर्ट सबमिट करा रहे हैं IEEE या EIA की, तो वो सीपा यानी पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कहती है कि कंपनी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन किसको दे रही है, कौन जाके सीपा को मुंह देगा। कंपनी के इंटरनली ये ऑथराइजेशन लेटर भी इशू होता है। बिल्कुल होता है सर, यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे मैंने कभी बेसिकली नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर यहाँ के लेटर्स को देखें तो हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव या तो ऑनर को वो एड्रेस करते हैं, वो डायरेक्ट हाँ, और उनके बिहाफ पे अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में से हैं तो वो एज वो उसको फॉलो करते मैनेजर के तौर पर फिर वो अथॉरिटी लेटर लिखवा के लेके आती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ ऐसा होता है। ठीक है, गुड। लोकल कुछ हैं छोटी मोटी, वो बस उठ के आ जाते हैं ऐसे ही, लेकिन मेजॉरिटी अथॉरिटी बेचारा काम कर रहा होता है, उसी को उठा के भेज देते कि यार जाके देखो तुम क्या प्रेजेंटेशन। अच्छा, फिर उसके बाद अगेन स्टेप 6 हमारा ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, वही मैंने आपको डिटेल बता दी ऑब्जेक्टिव और टारगेट क्या होते हैं। फिर डेवलप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम, आइडेंटिफाई ऑपरेशन कंट्रोल, आइडेंटिफाई एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये करेक्टिव एक्शन क्या होता है? करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, हसन फरीद। सर करेक्टिव एक्शन वो है जो नॉन कंफर्मिटी के बाद लिया जाता है, और प्रिवेंटिव एक्शन वो है सर जो नॉन कंफर्मिटी बचाने के लिए लिया जाता है, मतलब ओवर असेसमेंट है बेसिकली। जबरदस्त। नॉन कंफर्मिटी मींस नॉन कंप्लायंस, ठीक है। यस सर, नॉन कंप्लायंस, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट जो फुलफिल नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शन लेते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, ठीक है। फिर उसको मॉनिटर करते